दोस्तों नमस्कार। मैं जावेद फारूकी एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक नए जोश, एक नई उम्मीद, एक नए भरोसे के साथ। इस क्लास में जिस बात के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो ये है दोस्तों कि आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की एक कंप्लीट एक तरीके से कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड उसका जो मार्गदर्शन हो सकता है, जो गाइडेंस हो सकता है और उसकी जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो सटीक स्ट्रैटेजी हो सकती है, आज इन सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और सबसे बड़ी बात अपने करियर को लेकर के आप बड़े ही जिम्मेदार होंगे, बड़े सीरियस होंगे दोस्तों और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने करियर को दिशा दे रहे होंगे दोस्तों। आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए, आपके करियर को एक दिशा देने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए ये क्लास आज आयोजित की गई है। ओके, जैसा आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि इजी मेंटोर्स नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी और टीजीटी इतिहास की एक क्लास है दोस्तों, जिसमें फ्री डेमो क्लास है ये। आज ये क्लास पूरी तरीके से फ्री रखी गई है। ओके, और टुडे दोस्तों आज लाइव होना है 9 PM पे। दोस्तों इस बैच की शुरुआत नीचे दिए गए नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। इस बैच की शुरुआत दोस्तों 28 जुलाई को सुबह 11 बजे से होगी। ओके, तो आप लोग मैक्सिमम लोग इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और अपने करियर को एक नया ऑप्शन दे सकते हैं दोस्तों। आइए पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग जानेंगे, किन किन चीज़ों को समझेंगे। तो जैसा दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं कि आज के इस क्लास का टॉपिक है एनटीए नेट जेआरएफ सामान्य परिचय तथा रणनीति। ओके, इस टॉपिक पे हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यानी कि जो एनटीए नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, लगभग साल में दोस्तों 2 बार कराया जाता है। इस एग्ज़ाम की का सामान्य परिचय क्या है, ओके, और इसकी रणनीति क्या है। यानी कि ये क्लास 2 सेक्शन में होने वाली है। पहले सेक्शन में हम लोग एनटीए नेट जेआरएफ का एक तरीके से सामान्य परिचय को समझेंगे, सामान्य परिचय समझेंगे दोस्तों। और वहीं इस कोर्स के दूसरे पहलू में, यानी कि इसके दूसरे पहलू में दोस्तों हम लोग एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या है, एग्ज़ाम की रणनीति क्या होगी, इस पहलू पे बात करेंगे। यानी कि पूरी की पूरी क्लास 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में एग्ज़ाम के परिचय की बात है और दूसरे पार्ट में एग्ज़ाम की रणनीति की बात है। ओके, मेरे ख्याल से आप लोग ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आके एक एक करके चीज़ों को समझते हैं दोस्तों। ये जो आपके सामने देख पा रहे हैं ये आज की क्लास का टेबल कंटेंट है। आप देख पा रहे हैं सामने कुछ कुछ लिखा हुआ है। यानी कि जो आज की क्लास का दोस्तों जो टेबल कंटेंट है वो आपके सामने है। यानी कि हम लोग इसमें कुल किन किन पहलुओं पे बात करने वाले हैं। तो जैसा आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है व्हाट इज नेट जेआरएफ। यानी कि हम लोग इस पहले वाले टॉपिक में ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेट और जेआरएफ या नेट या जेआरएफ या एनटीए नेट जेआरएफ होता क्या है। दूसरा जो इसका पहलू है वो है कि करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर नेट जेआरएफ। यानी कि अगर हम नेट जेआरएफ कर लेते हैं, यानी कि अगर हम नेट जेआरएफ की एग्जाम पास कर लेते हैं, जिसे पास करना दोस्तों बहुत टफ नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने इस एग्ज़ाम को अपने लाइफ में बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से दिया था। किसी एक दोस्त ने फॉर्म भरा था तो उसने कहा कि भाई आप भी फॉर्म भर दो। मैंने भी फॉर्म भर दिया और ये मेरे लाइफ का पहला ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें मैंने बगैर एक भी दिन पढ़े हुए गया था और मेरा जेआरएफ में सिलेक्शन हुआ दोस्तों, है ना। तो ये मान के चलिए कि इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन है और बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को पास करके आप अपने करियर को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। न केवल दोस्तों अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं बल्कि आप अपने
एक तरीके से दोस्तों एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि अपना एक बेस्ट आपका करियर ऑप्शन है। आईएएस के साथ, यूपीएससी के एग्जाम के देने के साथ अगर अपने प्लान बी के बारे में आप सोचते हैं तो इससे बेस्ट प्लान बी और इससे दोस्तों सुकून भरी जिंदगी दूसरी कोई नहीं हो सकती है, जहाँ पे पैसा भी है, सम्मान भी है, इज्जत भी है। तो इस हम लोग देखेंगे दोस्तों दूसरे पार्ट में कि करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर नेट जेआरएफ क्या है। तीसरा दोस्तों देखेंगे एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाई। तीसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे कि एग्जाम को पास करने के लिए या इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये क्या एलिजिबिलिटी है, या फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। चौथा दोस्तों देखेंगे कि नेचर एंड ट्रेंड ऑफ एग्जाम क्या है, यानी कि जब हम लोग एक बार एलिजिबिलिटी समझ लेंगे, यानी कि एग्जाम को पास करने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है या फॉर्म भरने की क्या एलिजिबिलिटी है, तो फिर हम लोग लेटर नेचर को समझेंगे, यानी कि एग्जाम का नेचर क्या है, इसका ट्रेंड क्या है, इस बात को समझेंगे। और पांचवा दोस्तों हम लोग लास्ट में फिर इसकी स्ट्रेटजी फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, फिर उसको हम लोग इसकी स्ट्रेटजी पर आएंगे। और खासकर दोस्तों चूंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होता है और मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो स्पेशली दोस्तों मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करूंगा कि कैसे हम लोग को हिस्ट्री पढ़नी है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये कुल आज की क्लास के डिस्कशन का ये टेबल ऑफ कंटेंट है। ओके, और इसी को हमें लेकर के आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों व्हाट इज नेट जेआरएफ। जो मैंने दोनों पार्ट अभी आपको बताया था कि एक सामान्य परिचय वाली बात हो गई और फिर एग्जाम की रणनीति वाली बात, ये दोनों पार्ट इसमें शामिल हो गए दोस्तों। ये पांचों इसमें यानी कि जो पांचों टॉपिक है इसमें शामिल हो गए। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज नेट जेआरएफ। दोस्तों फॉन्ट बहुत छोटा तो नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा है, सफिशिएंट ढंग से क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ होता क्या है दोस्तों? नेट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता क्षमता, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण, है ना, यानी कि NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कंडक्टेड बाय NTA ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी। दोस्तों एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो भारत में कई सारे महत्वपूर्ण एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे PMT का एग्जाम दोस्तों NTA कंडक्ट कराती है। तो उसी तरीके से NTA भी दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTS परीक्षा को कंडक्ट कराती है, जो UGC के कहने पे कराती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कहने पर या उसके बिहाफ पर NTA के द्वारा एग्जाम कराया जाता है, जिस एग्जाम का पूरा नाम है NTA नेट जेआरएफ, है ना। पूरा नाम है दोस्तों नेट जेआरएफ, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जेआरएफ भी इसका पूरा नाम है। जेआरएफ भी इस पार्ट का एक नाम है जिसका पूरा फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप इज अवार्डेड टू टॉप क्वालिफाइज ऑफ नेट। तो क्या है दोस्तों नेट और क्या है जेआरएफ, ये बातें पहले मैं आपने समझ लिया कि एक एग्जाम है जो यूजीसी के बिहाफ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है। एग्जाम का नाम है दोस्तों, परीक्षा का नाम है नेट जेआरएफ, है ना। अब इसमें दो नाम है दोस्तों, एक है नेट और एक है जेआरएफ। तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि ये एग्जाम जो साल में 2 बार होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। तो दोस्तों पहली बार जो एग्जाम होता है वो दिसंबर में होता है, या यूं कहें कि साल में दोस्तों जून में पहली बार होता है। जून के महीने में ये एग्जाम साल में पहली बार जून के महीने में होता है, और दूसरी बार दोस्तों ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते के आसपास में होता है। तो साल में 2 बार एग्जाम कराया जाता है। मैंने बताया दोस्तों इस एग्जाम में नेट और जेआरएफ में होता क्या है कि जो लोग एग्जाम को पास करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, और जो लोग एग्जाम में मेरिट में आते हैं, तो जो टॉप मेरिट के लोग होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो टॉप मेरिट के लोग होते हैं वो लोग जेआरएफ कहलाते हैं। जो टॉप मेरिट के लोग होते हैं वो जेआरएफ कहलाते हैं दोस्तों। यानी कि कुछ कुल पास किए हुए बच्चों में से कुछ टॉप लोगों को चुन लिया जाता है, वो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए योग्य होते हैं। ओके, और बाकी जो उसके नीचे के लोग होते हैं, टॉप लोगों को छोड़ करके, 2-4% लोगों को छोड़ करके,
जो बाकी के लोग पास करते हैं, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है पास करने का, वो लोग नेट कहलाते हैं। नेट कहलाते हैं। दोनों में फर्क अभी आगे आपको और भी क्लियर होगा। क्वालिफाइज कैंडिडेट्स फॉर, देखिए जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ओके, यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, या जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इस तरह की जितनी भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी दोस्तों ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, उन सब में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर कॉलेजेस जितने भी हैं उन सब में वो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उनको काफी छूट होती है दोस्तों, मतलब इस बात के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च फेलोशिप फॉर पीएचडी एमफिल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेबल फॉर सब्जेक्ट इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड कॉमर्स, ओके। यानी कि दोस्तों नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, यानी कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में, सोशल साइंसेज में, ओके, और कॉमर्स के सब्जेक्ट में लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट के साथ एग्जाम को दे सकते हैं। आगे देखते हैं। ये हो गया दोस्तों एग्जाम के बारे में जो मैंने अभी आपको चर्चा कर दी कि नेट जेआरएफ का एग्जाम होता क्या है, ओके, और कब कब एग्जाम कराया जाता है। जैसे मैंने बताया कि साल में 2 बार एग्जाम होता है। जेआरएफ कौन होते हैं, नेट कौन होते हैं, एग्जाम कराने वाले एजेंसी कौन सी है, ये सब मैंने आपने समझ लिया होगा। इस तरीके से एग्जाम का नेचर, या सॉरी एग्जाम से आप परिचित हो गए, चीजों से परिचित हो गए। अब हम लोग ये समझेंगे दोस्तों कि एग्जाम को, अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर हम इस एग्जाम को पास कर लेते हैं, ये एग्जाम जो साल में 2 बार कराया जाता है, 2 बार आयोजित कराई जाती है दोस्तों, अगर हम इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो हमारे पास किस किन क्षेत्रों में, देश के अलग अलग किन किन क्षेत्रों में हमारे लिए, और किस किस स्तर की या किस किस लेवल के हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, या करियर के या जॉब के अवसर होंगे, इस बातों को पहले समझ लेते हैं। आइए देखते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर नेट जेआरएफ। दोस्तों नेट जेआरएफ पास करने के बाद हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जैसे पीएसयूज में, जैसे प्राइवेट सेक्टर में, करीब करीब सभी सेक्टर में दोस्तों हमारे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर देखा जाए तो हम एकेडमिक कैरियर्स में, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, यानी कि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज में या फिर कॉलेजेस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो एक हायर कमीशन का एग्जाम होता है, उस हायर कमीशन में दोस्तों अगर आप नेट हैं, बगैर आप नेट के हायर कमीशन का एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं, है ना। अगर आप नेट की परीक्षा पास नहीं किए हुए हैं तो आप हायर कमीशन की परीक्षा में ही नहीं बैठ सकते हैं। यानी कि अगर आपको डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन, आपको अगर टीचिंग के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए नेट न्यूनतम अनिवार्य योग्यता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज में आप जो है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के लिए प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। समझिएगा दोस्तों, आप नेट करने के बाद चाहे तो पीएचडी के लिए भी एनरोल हो सकते हैं, और अगर आपने नेट करने के बाद पीएचडी के लिए आप एनरोल्ड हुए तो आपको कम से कम 37,000 पर मंथ मिलेगा दोस्तों, स्टाइपेंड मिलता है ना। जब तक आप 4-5 साल, जब तक आप पीएचडी करते रहेंगे तब तक आपको पर मंथ एक अच्छा खासा अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, ओके, अपनी छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर से बेरोजगारी का कलंक भी दूर होगा, और अपने हर तरीके की दोस्तों अपने लोगों की मदद कर सकते हैं इस पैसे से। लेकिन वैसे ये पैसा आपको मिलता है स्टाइपेंड के तौर पे मिलता है, आपके खर्चे मिलते हैं दोस्तों आपके रिसर्च करने के लिए। तो आप बेधड़क होकर के इस पैसे को खर्च करके आप, मतलब आपके पास ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा और इसका आपको खर्च कर सकते हैं दोस्तों। ओके।
तो फिर देखिए, रिसर्च रोल्स इन यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में अगर बात करें तो रिसर्च रोल्स इन यूनिवर्सिटीज, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपको रिसर्च का रोल मिलेगा। थिंक टैंक की भूमिका आप निभा सकते हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ICSSR, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, या ICAR में आप लोग को कहीं ना कहीं रिसर्च ऑप्शन मिल सकता है। आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, और आपकी पढ़ाई पूरी होती रहेगी 5 वर्ष तक, तो कम से कम आपको इतना पैसा मिलेगा ही। एलिजिबल फॉर रूल्स इन पब्लिक सेक्टर। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। दोस्तों पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे ONGC है, NTPC है, भेल है, गेल है, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर के पब्लिक सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पे आपके नेट स्कोर्स के आधार पे, अगर आपने नेट पास किया हुआ है तो आपके सामने कई तरह के करियर ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन एंड कल्चरल। हाँ, अभी मैं आगे दोस्तों डिटेल में आपको बताऊंगा कि PSUs में किस तरीके की नौकरी होती है। दोस्तों PSUs की अगर बात करें, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की अगर बात करें, तो वहां पे अगर आप अच्छे मार्क्स से अगर आपने नेट वगैरह पास किया हुआ है तो आपको HR की नौकरी मिल सकती है, ऑपरेशनल की नौकरी दोस्तों मिल सकती है, ठीक है। आपको पॉलिसी मेकिंग का काम वहां पे मिल सकता है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेशनल है, रिसर्च, हाँ रिसर्च के दोस्तों जितने भी काम होते हैं यहाँ पे, जितना भी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जितना भी काम है, वो सारे काम PSUs में जो नेट क्वालिफाइड लोग होते हैं वही लोग इस पद पे जाते हैं दोस्तों। समझ में आई बात? यानी कि जो नेट क्वालिफाइड लोग हैं वो पब्लिक सेक्टर्स की अलग अलग नौकरियों में अपने आप को अप्लाई करते हैं। चलिए, ये हो गया दोस्तों। कंटेंट एंड पब्लिशिंग में आप जा सकते हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको कई तरीके से मिलेगी, PhD कर सकते हैं दोस्तों आप। रिसर्च इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, नेट JRF एड्स एकेडमिक वेट, यानी कि दोस्तों जो जो नेट JRF होते हैं उनको अच्छा खासा दोस्तों एकेडमिक वेट मिलता है, और वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में दोस्तों कहीं ना कहीं रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे भी उनको बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। डॉलर्स में दोस्तों आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप किसी फॉरेन के यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर दिए और आपका अगर वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों आपको एनालिस्ट रोल्स इन NGOs, थिंक टैंक, पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स, जितने भी दोस्तों NGOs होते हैं बड़े बड़े, वहां पे आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, CSR में आप काम कर सकते हैं दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे भारत में दोस्तों जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको अपने टोटल इनकम का या टोटल फायदे का कुछ % उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों ये वो जो थोड़ा सा % होता है ना, वो अरबों में होता है। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम करते हैं, वहां पे बड़ी संख्या में नेट JRF लोगों को उनको अपॉइंट किया जाता है और उनसे काम लिया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से NGOs में और CSR में, कंटेंट डेवलपर फॉर एडटेक कंपनीज में, एकेडमिक राइटर, रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे आप लोग प्राइवेट सेक्टर में भी आपके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों आपके करियर ऑप्शन। अभी आपने समझा, 2 बातें समझी आपने कि नेट का एग्जाम होता क्या है, और दूसरा आपने समझा कि इसका करियर ऑप्शन क्या है, ठीक है। अगर आप नेट का एग्जाम अप्लाई करते हैं, पास करते हैं, तो आपको किन किन क्षेत्रों में नौकरी मिलेगी, आपके लिए क्या क्या, कहाँ कहाँ जॉब आपकी सुरक्षित है, आपका करियर सुरक्षित है, ये 2 बातें आपने समझ लिया। अब जब ये 2 बातें आपने समझ लिया तो थर्ड बात पे आते हैं, तीसरी बात आते हैं कि दोस्तों इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने या इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है। ओके, हम एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं ये कि एग्जाम को पास करने की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस एग्जाम को पास करने का हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले दोस्तों जितने भी जनरल या EWS कैटेगरी के लोग हैं, जनरल या EWS कैटेगरी के लोग, उनके लिए कम से कम MA में 55% होना दोस्तों बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, इस बात को बड़े ध्यान से रखिएगा कि अगर आप MA आपने पास कर लिया है, अगर आप 55% नहीं है आपका, तो आप नेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या अगर अभी आप MA में हैं तो पूरी ताकत लगा दीजिए कि आपका 55% आ जाए, भले कॉलेज का पंखा वंखा तोड़ना पड़ जाए आपको,
नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, पंखा मत तोड़िएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको 55% दोस्तों आपका एमए में होना बहुत जरूरी है। एमए या एमएससी या जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका 55% होना जरूरी है। किसके लिए? जनरल के लिए। हाँ, ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर्स, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकली चैलेंज हैं, थर्ड जेंडर्स जो लोग हैं, उनके लिए दोस्तों 50% मिनिमम होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, थर्ड जेंडर हैं, उनके लिए 50% जरूरी है। एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप किस किस सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। तो आप ह्यूमैनिटीज के इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, यानी कि जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, इस तरीके की इकोनॉमी, जितने भी इस तरह के सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आप दे सकते हैं दोस्तों। सोशल साइंसेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो आप कोई भी सब्जेक्ट इनमें चुन सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए दोस्तों क्या है कि जो लोग एमए के फाइनल ईयर में हैं, प्रोविजनली एलिजिबल इज करेंटली परसुइंग और वेटिंग रिजल्ट, यानी कि जो लोग अभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो सेकेंड ईयर में हैं, यानी कि एमए के सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में है, वो लोग इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं, एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मस्ट कंप्लीटेड डिग्री विद इन 2 years विद द रिक्वायरमेंट परसेंटेज। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपने अपनी डिग्री को 2 साल में पूरा किया हो और जो रिक्वायर्ड परसेंटेज यानी कि 55% या 50% वो आपने पूरा किया हो। ठीक है, यानी कि जो लोग सेकेंड ईयर में है वो लोग एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वो 2 साल में एग्जाम को पास कर रहे हो और जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है उस परसेंटेज में उन्होंने एग्जाम को पूरा किया हो। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एज लिमिट दोस्तों क्या है, ध्यान रखिएगा। एज लिमिट, परीक्षा की एज लिमिट क्या है? तो दोस्तों जेआरएफ के लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस एग्जाम में जो पास करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने पास होते हैं उसमें से कुछ टॉप मेरिट के लोग, 1-2% लोगों को जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तौर पे लिया जाता है और बाकी लोगों को नेट के तौर पे लिया जाता है। तो दोस्तों जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि उनकी एज 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। इस डेट को एज द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जाम मंथ, यानी कि एग्जाम मंथ का जो पहला दिन होता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी महीने में जून को एग्जाम होना है, 15 जून को एग्जाम होना है, तो 1 जून को आपका कम से कम 30 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए, तो आप जेआरएफ के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए आप योग्य हैं। ओके, रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स तक आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी, एनसीएल, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर को 5 साल का दोस्तों रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर आप ओबीसी से हैं, नॉन क्रिम लेयर्स में हैं, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर से हैं, तो आप लोग 35 साल तक आप नेट जेआरएफ के लिए अप्लीकेबल हैं दोस्तों, मतलब आप योग्य हैं, उसके बाद आप योग्य नहीं हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये वुमेन कैंडिडेट को भी ये 5 साल की छूट मिलती है। कैंडिडेट्स विथ रिसर्च एक्सपीरियंस, जिस कैंडिडेट्स को रिसर्च का एक्सपीरियंस है उन्हें भी 5 वर्षों की छूट मिलती है। जो आर्म्ड फोर्सेस में है दोस्तों उन्हें ही 5 वर्षों की छूट मिलती है। इसके अलावा दोस्तों नेट जेआरएफ के लिए, नेट के लिए वो तो जेआरएफ की योग्यता हो गई, नेट के लिए दोस्तों जो योग्यता है उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है ना। अदर क्राइटेरिया क्या है? मस्ट अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, यानी कि ये जरूरी है दोस्तों कि आपने जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है उस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। ओके, तो ये सब कुछ शर्तें हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने अभी तक ये समझा कि नेट जेआरएफ की परीक्षा होती क्या है, नेट जेआरएफ को पास करने के बाद आपके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, और तीसरी बात आपने समझा कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस तरीके से इस एग्जाम को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस एग्जाम का नेचर क्या है, यानी कि इस एग्जाम
जो फॉर्म आपने भरा नेट जेआरएफ का, ये तो सारी सैद्धांतिक बातें हो गई अभी तक। अब हम लोग व्यवहारिकता के धरातल पर आते हैं और समझते हैं कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है, क्या क्या इसमें चीज़ें मतलब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मैक्सिमम मार्क्स, आर्ट्स क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है, इसका मेरिट क्या बनता है, इन सब पहलुओं पे बात करते हैं। नेचर एंड ट्रेंड ऑफ नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की बात करते हैं। चलिए पहले दोस्तों बात करेंगे नेचर ऑफ एग्ज़ाम के। जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ कंडक्टेड बाय एनटीए ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी। ओके, ये जैसा मैंने आपको बता ही दिया। और ये दोस्तों साल में 2 बार एग्जाम होता है, ठीक है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एनटीए का एग्जाम होता है और साल में 2 बार, साल में 2 बार होता है दोस्तों, 6-6 महीने पे 2 बार होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सीबीटी मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी कि पहले क्या होता था कि ये रिटन एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब ये दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर्स पे बैठ करके आपको फॉर्म भरना होता है, ठीक है, सॉरी, आपको गोले भरने होते हैं और उस तरीके से आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अच्छा, अगली बात दोस्तों की जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। दोस्तों हम लोग के ज़माने में 3 पेपर हुआ करते थे नेट में, उसमें से एक पेपर सबके लिए कंपलसरी होता था और जो दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता था वो हम लोग के ज़माने की बात कर रहे हैं, तो पहला जो पेपर होता था वो कंपलसरी होता था, वो सबके लिए होता था। और दूसरा दोस्तों जो सब्जेक्ट का पेपर होता था उसके 2 पार्ट होते थे। तो एक पार्ट में दोस्तों एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते थे और दूसरे में रिटन टाइप के क्वेश्चन आते थे। लेकिन दोस्तों अब ये सिस्टम खत्म हो गया, अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब भी 2 पार्ट में ही एग्जाम होता है। एक पार्ट में दोस्तों रिटन क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, एक पेपर जो होता है वो कंपलसरी होता है, दूसरे में दोस्तों सब्जेक्ट वाइज होता है, लेकिन अब रिटन नहीं होता, केवल एमसीक्यूज वाले ही पेपर होते हैं दोस्तों। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ नो नेगेटिव मार्किंग, ओके, यानी कि पेपर जो होता है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है और ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे। 2 पेपर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए होता है, और पेपर 2 दोस्तों होता है वो सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है, जिस सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करके एग्जाम देते हैं, जिससे आप पीजी करते हैं, उसी सब्जेक्ट से दोस्तों आप लोग एग्जाम देते हैं। तो ये हो गया आपका 2 पेपर। आइए दोस्तों थोड़ा सा डायग्राम से चीजों को समझ लेते हैं। ये देखिए यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न है, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, ओके। सब्जेक्ट जैसा दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपको दिख रहा है, ये पहले पेपर का नाम है। कितने मार्क्स का पेपर है दोस्तों? ये 100 मार्क्स का पेपर है। जो पहला पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 50 क्वेश्चन है दोस्तों। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा है? ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? पर मार्क्स का 2 मार्क्स का दोस्तों, पर मार्क्स का, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल दोस्तों कितने हो गए? 2 गुणे 50, कितने हो गए? 100 मार्क्स, यानी कि जो पहला पेपर है वो 100 मार्क्स का है। मार्किंग स्कीम क्या है? +2 फॉर करेक्ट आंसर एंड 0 फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आपको एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे +2 मिल जाएगा और इनकरेक्ट पे आपको 0 मतलब मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इनकरेक्ट पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। ये पहला पेपर का पैटर्न है। दूसरे पेपर का पैटर्न आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट ऑप्टेड रिलेवेंट टू मास्टर्स डिग्री, यानी कि आप वही सब्जेक्ट चुनेंगे जो आपने मास्टर्स डिग्री के तौर पे लिया है, यानी कि मास्टर्स जिस सब्जेक्ट में किया है वो सब्जेक्ट आप चुनेंगे। 200 मार्क्स का दोस्तों पेपर है, ओके। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 200। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100, ओके। 100 इंटू 2 इक्वल टू 200। सेम चीजें हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 200। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहां पे भी दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने
पेपर का नेचर आप लोगों ने समझ लिया है कि किस तरीके का पेपर आपको फेस करना है। 3 घंटे दोस्तों इसकी टाइमिंग होती है दोनों पेपर की। देखिए पेपर 1 भी 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, पेपर 2 है 200, टोटल दोस्तों 300 मार्क्स के ये पेपर होने हैं। समझ पा रहे हैं आप? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 150 और टोटल दोस्तों मार्क्स कितने हैं 300। ये तो खैर ओके। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि पहले पेपर का सिलेबस क्या है। पहला पेपर में किन किन बातों को पूछा जाएगा, पहले इस बात को समझ लेते हैं, सिलेबस को समझ लेते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर 1 जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पेपर 1 का ये पैटर्न है जो सभी के लिए होता है, कॉमन है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं आप लोग 5-5 क्वेश्चन दोस्तों कुल 10 टॉपिक से आते हैं। ये जो आपके सामने कुल 10 टॉपिक दिख रहे हैं, हर एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, कुल 50 क्वेश्चन हो गए। देखिए टोटल मार्क्स 10 हो गए, 100 मार्क्स के हो गए, 50 क्वेश्चन दोस्तों हो गए। ये 10 टॉपिक से आते हैं। कौन कौन सा टॉपिक है? टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि आपके अंदर शिक्षण अभियोग्यता है या नहीं है, इसके लिए दोस्तों किताबें आती हैं, आप पढ़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। नहीं तो मैं देखूंगा दोस्तों, अगर पेपर 1 कोई हमारे वहाँ कोई बेस्ट टीचर अगर मिले तो पेपर 1 भी मैं अपने वहाँ करवा दूंगा आपको। रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वैसे ये आसान है, हो जाता है। कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोस्तों हो गया आपका पेपर 1 वाला पार्ट। ओके, देखिए अब आइए दोस्तों ट्रेंड ऑफ एग्जाम को समझते हैं। इंक्रीजिंग कंपटीशन, हाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, 8 से 10 लाख दोस्तों हर साइकिल में बैठते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कंपटीशन इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। हर साइकिल में यानी कि हर 6 महीने पे लगभग 8 से 10 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में अपेयर होते हैं, बैठते हैं। ओके, उनमें से केवल कुछ बच्चे, लगभग ये मान के चलिए कि 1000-1500 बच्चे जो है वो नेट और जेआरएफ के लिए कुल मिला जुला करके पूरे भारत में सेलेक्ट होते हैं, है ना। 1500 से 2000 के बच्चे के आसपास बच्चे कुल सेलेक्ट होते हैं 6 महीने में। लेकिन दोस्तों आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है। अगर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर देख लिया और समझ लिया तो आप इतने घबरा जाएंगे कि आप ऐसे एग्जाम छोड़ देंगे दोस्तों। ये हमेशा याद रखिए कि ये भीड़ है दोस्तों, इसमें जो आपको 8-10 लाख लोग दिख रहे हैं, इनमें से 99% भीड़ वाले लोग हैं जिन्होंने कभी सीरियस होकर के एग्जाम दिया ही नहीं, बस गवर्नमेंट को बस फीस देने आए हैं। तो इस भीड़ तंत्र से बचिए, घबराइए मत। आप अपने आप को उन 2-3% में रखिए जो लोग इस एग्जाम को लेकर के गंभीर हैं, सीरियस हैं। और हम ये मान करके चलते हैं अगर आप मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं तो आप भी एक गंभीर या सीरियस कैंडिडेट हैं दोस्तों इस एग्जाम के लिए। राइजिंग कट ऑफ दोस्तों, स्पेशली इन पॉपुलर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स। दोस्तों कट ऑफ जो होता है, इसका जो एग्जाम का होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर दोस्तों जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री का है, इंग्लिश का है, कॉमर्स का है, जिसको बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। दोस्तों अगर हिस्ट्री की कट ऑफ की बात करें तो लगभग 300 मार्क्स में अगर आपके 180 से 185 मार्क्स अगर हैं दोस्तों, तो आप ये मान के चलें कि जेआरएफ के लिए दोस्तों एलिजिबल हैं, अगर 180 से 185 मार्क्स आपके हैं। ओके, हाँ आप दोस्तों उससे अगर कम है, अगर 40% दोस्तों में से चाहिए होता है तो 120 मार्क्स हो गए आपके मिनिमम पास करने के लिए। अगर आपके 140 से 180 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप नेट के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, है ना। मिनिमम एग्जाम को पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। 40% मार्क्स दोस्तों होते हैं 120, लेकिन 120 पे तो आपका काम बनेगा नहीं, आपको तो मेरिट में आना है। तो आपको कम से कम 140, 150 से ऊपर
और कोशिश कीजिए कि 180-90 तक अगर आप पहुंच जाएं आप आउट ऑफ 300। हाँ जी चंद्रशेखर, अगर आप 1 आउट ऑफ 300 अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आप आसानी से दोस्तों नेट जेआरएफ हिस्ट्री सब्जेक्ट में प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी घबराने की बात नहीं है। आपने अगर हिस्ट्री को ठीक से पढ़ लिया मेरे साथ तो 200 मार्क्स में से कम 150 मार्क्स तो दोस्तों आप मेरे साथ ले ही आएंगे, मिनिमम मैं बात कर रहा हूं। पास होने की योग्यता अकेले आप पेपर 2 से ले आएंगे। और 50 में से अगर आपने 25 भी मार्क्स ले आए आप उधर, तो आपका जेआरएफ पक्का है दोस्तों। तो हम लोग सब्जेक्ट पर ही जोर देते हैं बच्चों को कि आप सब्जेक्ट पर पूरी ताकत लगा दीजिए, जिससे कि आप कम से कम 200 में 160, 150, 160 मार्क्स आप ले आए, जिससे कि आपका नेट जेआरएफ सिक्योर हो जाए दोस्तों। पेपर 1 से भी आप ला सकते हैं, दोनों मिला करके इजीली आपके हो जाएंगे दोस्तों। मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, शिफ्ट फ्रॉम फैक्चुअल टू एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन दोस्तों काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फैक्चुअल भी होते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको कैसे पढ़ाया है। ओके, आप लोग बेफिक्र होकर के मेरे साथ इतिहास विषय में ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको पूरे दावे के साथ मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने आपको चीजें पढ़ा दी तो फिर आपके लिए सारी मुश्किलें दोस्तों पार हो जाएंगी और आप आसानी से दोस्तों मेरे सब्जेक्ट में आप 160 मार्क्स तक ले आ देंगे दोस्तों। तो 160 अगर इधर ला लिया आपने और उधर 20-25 भी ले आए तो 185 पे आपका जेआरएफ हो जाएगा दोस्तों। डायनेमिक सिलेबस कवरेज, क्वेश्चंस आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस फुल सिलेबस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि पूरे सिलेबस को कवर किया जाए, मतलब कुछ भी पार्ट छूटे ना, इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। और ग्रोइंग रोल ऑफ पेपर 1 प्लेज अ की रोल इन ओवरऑल सिलेक्शन। तो पेपर 1 का भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप समझ सकते हैं, ये आपका सिलेबस है। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि स्ट्रेटजी फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट। अब हम चूंकि पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी फिलहाल मैंने पेपर 2 की ही ली है, तो हम लोग पेपर 2 के बारे में समझते हैं कि इसका सिलेबस, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसका सिलेबस क्या है और कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आप हमेशा से समझते हैं कि मैंने जो भी कमीशन का दिया गया सिलेबस होता है उस सिलेबस को मैं थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर्ड कर देता हूं दोस्तों, आपके कंसेप्ट को ध्यान में रख करके, आपके पढ़ाई को ध्यान में रख करके, जिससे कि आप ज़्यादा बेहतर ढंग से टॉपिक को समझ पाएं। तो दोस्तों ये सिलेबस है आपका, जिसमें कुल 10 टॉपिक हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो सिलेबस है इसमें कुल 10 यूनिट हैं दोस्तों। यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 में दोस्तों इतिहास में अनुसंधान, रिसर्च इन हिस्ट्री। यूनिट 2 में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यूनिट 3 में मिडवल इंडियन हिस्ट्री। यूनिट 4 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यूनिट 5 में वर्ल्ड हिस्ट्री। यूनिट 6 में इंडियन कल्चर। यूनिट 7 में स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया। और यूनिट 8 में हिस्टोरिकल थॉट्स, इतिहास लेखन की परंपरा। यूनिट 9 में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यूनिट 10 में हिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। ये दोस्तों कुल टोटल 10 यूनिट इसमें दिए गए हैं। लेकिन जिन बच्चों ने मुझसे इतिहास पढ़ा है, आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें सिलेबस में किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है। आप जानते हैं कि जब भी मैं एंशिएंट पढ़ाता हूँ या कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं उसका सोशल एस्पेक्ट, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसका कल्चरल एस्पेक्ट, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपको पढ़ाते ही पढ़ाता हूँ, है कि नहीं। जिन बच्चों ने इतिहास मुझसे पढ़ा है वो जानते हैं कि जब भी दोस्तों मैं कोई भी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कोई भी एंशिएंट पढ़ाऊँ, मिडिवल पढ़ाऊँ, मॉडर्न पढ़ाऊँ, तो उसके सारे एस्पेक्ट में आपको पढ़ाता हूँ। ये अलग से सिलेबस में देने की क्या बात थी। जब एंशिएंट इंडिया लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि प्राचीन भारत का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा था, इसी को तो एंशिएंट में पढ़ाना है, तो इसको अलग से बताने की क्या जरूरत है। वही तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को मैंने थोड़ा सा रीशफल किया है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने सिलेबस को बना दिया है, नए तरीके से डिजाइन कर दिया है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। कुल दोस्तों मैंने 7 पार्ट, तो जो 10 यूनिट है उसको मैंने 7 पार्ट में बांटा है, 7 यूनिट में बांटा हुआ है, क्योंकि कुछ यूनिट मैंने इसमें जैसे एंशिएंट में, जैसे जो उसमें सामाजिक और आर्थिक जीवन है वो एंशिएंट में हम लोग पढ़ेंगे ही।
फिर मेडिवल हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है, तो एंशिएंट पढ़ाऊंगा पहले, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा आपको। ये सब कराने के बाद इसका कल्चरल एस्पेक्ट, एंशिएंट मेडिवल का कल्चरल एस्पेक्ट आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा। बल्कि एक काम करेंगे कि एंशिएंट और मेडिवल के बाद फिर तीसरे नंबर पे कल्चर ले आएंगे दोस्तों, क्योंकि मॉडर्न का कल्चर नहीं पूछा जाता, एंशिएंट मेडिवल का कल्चर ही पूछा जाता है। तो एंशिएंट मेडिवल पढ़ने के बाद कल्चर, देन मॉडर्न, देन लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री, और फिर इसके बाद रिसर्च इन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री में कौन से अनुसंधान हुए हैं, और फिर हिस्टोरिकल थॉट्स, यानी कि इतिहास लेखन और इतिहास की प्रमुख विचारधाराएं, इसको लास्ट में हम लोग समझ लेंगे। इस तरीके से कुल 60 टॉपिक में हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आज की क्लास आपको समझ में आई है कि नेट जेआरएफ होता क्या है, इसमें क्या क्या बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कैसे दोस्तों आपके करियर के लिए एक प्लान बी तैयार कर सकता है और आपको एक प्रेस्टिजियस जॉब दे सकता है अगर आप थोड़ी सी अलग से मेहनत कर लें तो। आपके बाकी तैयारियों के साथ साथ ही आपको एक सम्मानित जीवन प्रदान करेगा दोस्तों। एग्जाम का नेचर भी आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम की टफनेस भी आपको समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि जावेद सर के साथ मिलकर के कैसे आप लोग इस सफर को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है, जल्दी ही। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।